नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज कुछ जर्नल एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण जो बहुत ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी। जो आपका क्वेश्चन भी दिया होगा और इसके साथ साथ उसका डिटेल और भी उससे जो जो भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी डिटेल दिया रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। जो जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई, यानी जीरो टिल सीड ड्रिल वाज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा विकसित किया गया? पंतनगर, लुधियाना या कानपुर या फैजाबाद। जो जीरो टिल सीड ड्रिल है वो आपका पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था। याद रखिए, जिसका डिटेल दिया गया है, डिटेल आपको एनालिसिस करते हैं। जिसका डिटेल है, जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। और इसका प्रयोग जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग कब करते हैं? जब क्या होती है, जब कोई धान की फसल लगी होती है तो धान की फसल जब कटने के बाद, तो जब धान की फसल कटती है तो उसमें नमी रहती है सॉइल में। जब जब मृदा में नमी रहती है तो उसी मृदा नमी का प्रयोग करते हैं किसके लिए? गेहूँ की बुआई के लिए। तो क्या करते हैं उसमें फिर तब बुआई करते हैं। जब गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई करते समय कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका यंत्र हो जाएगा जीरो टिल सीड ड्रिल। तो याद रखिएगा क्या क्या करते हैं। और इसमें क्या होता है, तीन से 5 जुताई करने से क्या क्या होता है, किसान बचत हो जाती है किसानों की। तो याद रखिएगा कि जब गेहूं की धान की फसल बुआई करते हैं और धान की फसल जब मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद जब फसल को कटाई कर ली जाती है, कटाई करने के बाद क्या होता है कि हमें गेहूं की फसल को उगाना है। तो गेहूं की फसल उगाते समय क्या करते हैं हम लोग, तो उसी नमी का यूज कर लेते हैं जो आपका धान में नमी प्रयोग की गई है। नमी मतलब क्या होता है, जब इरिगेशन की जाती है तो इरिगेशन करते समय उसमें जब मैच्योर हो जाएगी, मैच्योरिंग के समय उसमें पानी इरिगेशन की जाती है। तो इरिगेशन करते समय इरिगेशन के बाद जब मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद क्या होती है, फसल को काट लिया जाता है। काटने के बाद क्या होता है आपका, तो उसी नमी का माध्यम से उसी नमी का प्रयोग करके गेहूं की फसल की बुआई कर लेते हैं। याद रखिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई कितनी रखी जाती है? मतलब जो जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं गेहूं की बुआई के लिए, तो वो आपका 2.5 सेंटीमीटर का प्रयोग करके 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ में ही बुआई करते हैं। याद रखिएगा गेहूं की, किस यंत्र से? जीरो टिल सीड ड्रिल। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? तो लीची के व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है वो एयर लेयरिंग के द्वारा करते हैं। याद रखिएगा। चलिए थोड़ा इसके और डिटेल देखते हैं। जो आपका नींबू हो गया, नींबू में आपका किसके द्वारा करते हैं? बीज के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है। माल्टा में कलकाइन द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है। अंगूर में आपका हार्ड बुटिंग कटिंग के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है। अनार में आपका कटिंग या गूटी एयर लेयरिंग के द्वारा प्रोपगेट किया जाता है। जो लीची है आपका एयर लेयरिंग के द्वारा। अमरूद में स्टोरिंग के द्वारा किया जाता है। जो अमरूद होता है वो केला होता है, केला में स्वाट सकर्स की उसकी लंबाई कितने ग्राम या लंबाई कितनी होती है? तो उसका 750 ग्राम का सकर्स होना चाहिए जब उसमें केला में क्या करते हैं, शॉर्ट सकर्स के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है। याद रखिएगा। और आम में कब करते हैं? आम में जब विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है आम में। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, वो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राइकोडर्मा विरोडी का प्रयोग चने में किया जाता है। तो किसके लिए चने में किया जाता है ट्राइकोडर्मा विरोडी का प्रयोग? तो ट्राइकोडर्मा विरोडी का प्रयोग किया जाता है धान की गन्ना पेड़ की 3 वर्षीय फसल चक्र के लिए। याद रखिएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका तो एक क्वेश्चन मिस्टेक है, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो ट्राइकोडर्मा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइकोडर्मा एक कवक नासी है। याद रखिएगा। जो ट्राइकोडर्मा एक क्या है? कवकनाशी है। इसका प्रयोग बीज जनित व मृदा जनित रोगों से बचाने हेतु किया जाता है। इसमें बीज उपचार किया जाता है। याद रखिएगा। और ये विल्ट और जो रूट लेट होते हैं यानी जड़ सड़न रोग होता है उसके उपचार के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। ट्राइकोडर्मा विरोडी और ट्राइकोडर्मा हर जीनम को 49 किलोग्राम प्रति सीड या ट्राइकोडर्मा वेरेंस का 0.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण होता है। जो फूल गोभी में खोखलेपन की बीमारी का कारण होता है वो है आपका बोरान। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो बोरान की कमी से कारण फूल गोभी में तने में खोखलापन की बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। और बोरान की कमी से फूल गोभी से ब्राउनिंग व खोखलेपन, तना में चुकंदर, हार्ट रोट व एवं तंबाकू में टॉप सिकनेस बीमारी भी हो जाती है, याद रखिएगा। जो बोरान की कमी से फूल गोभी में क्या होती है, ब्राउनिंग की कमी हो जाती है, खोखला हो जाता है। और चुकंदर में हार्ट रोट एवं तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। किसकी कमी से, बोरान की कमी से। और तने में खोखलापन की बीमारी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जो क्या होता है, नर्सरी में 0.5% बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। कितना, 0.5% का, वो सॉरी 0.3% का। और रोपाई के बाद बोरेक्स घोल का छिड़काव करते हैं, याद रखिएगा। रोपाई के पहले बोरान 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, जो तिल में तेल की प्रतिशत मात्रा होती है, जो तिल में आपका तेल की प्रतिशत मात्रा है वो 46 से लेके 52 यानी 46 टू 52% क्या होता है, तेल की मात्रा पाई जाती है। किसमें, तिल में पाई जाती है, याद रखिएगा। जो तिल में तेल की प्रतिशत मात्रा होती है 46 से 52% होती है। और इसमें प्रोटीन 18 से 20% होती है, याद रखिएगा। प्रोटीन कितनी होती है, 18 से 20%, याद रखिएगा। और आपका तिल के तेल में सिसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है, यानी कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सिसेमोल पदार्थ, याद रखिएगा। इस कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है, याद रखिएगा। मतलब जो तिल का तेल होता है तो इसी कारण क्या होता है, परिरक्षित रखा जा सकता है, याद रखिएगा। जो धान क्या होता है कि जो धान की पेड़ी होती है, समस्या सस्य सघनता होती है। जो धान की पेड़ी में सस्य सघनता होती है, जो धान तो कितने % होती है, धान और तथा गन्ना और पेड़ी की सस्य सघनता, इसमें 3 क्रॉस दी गई हैं। तो 3 क्रॉस की सस्य सघनता क्या होती है, इसमें देखते हैं। तो जिसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका 100%। और कैसे निकालते हैं सस्य सघनता, तो सस्य सघनता निकालने के लिए और फसल चक्र सघनता निकालने के लिए क्या करते हैं, फसल चक्रों में फसलों की संख्या। तो अपने पास कितनी फसल है, 3 फसल है, ठीक है। तो 3 आ गया आपका। और फसल चक्र का वर्ष, तो कितने वर्ष की फसल है, तो पहला धान है, गन्ना है और पेड़ी है। तो धान 1 साल की हो गई, गन्ना भी 1 साल का हो गया, पेड़ी भी 1 साल की हो गई। तो याद रखिए 3 साल की क्या होगी आपका फसल चक्र वर्ष हो गया। अब इंटू 100 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। जो अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है आपका, वो आपका होती है 24%, याद रखिएगा। तो अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है, 24% होती है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 10 से 15% पाई जाती है। और सिंगल सुपर फास्फेट में 11.6% पाई जाती है। और डबल सुपर फास्फेट में आपका तो वो हो जाता है आपका ये मानिए और वही 24% के आसपास हो जाती है डबल सुपर फास्फेट में। और पोटेशियम सल्फेट में 14 से लेके 18% तक पोटेशियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। किसमें, सल्फर की मात्रा पोटेशियम सल्फेट में। अब पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में 19.5% क्या होती है, पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, यानी सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और आपका पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में 19.5% सल्फर पाया जाता है। और जिप्सम में आपका 20.5% सल्फर पाया जाता है। और जिंक सल्फेट में 17.8% सल्फर पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा सेलिंग % होती है, वो आपका 70% होती है। तो मूंगफली में दानों का सेलिंग % 70% होती है। मूंगफली के दानों में 45% तेल और 26% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व में मूंगफली के सर्वाधिक उत्पादक देश क्रमशः चीन हो गया और भारत होता है, भारत है, याद रखिएगा। भारत करता है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत मात्रा होता है। अमेरिकन कपास में जो रेशा का प्रतिशत मात्रा होता है वो आपका 30% होता है, याद रखिएगा। जो आपका अमेरिकन कपास में उसमें गिनिंग का % 30% होता है। और साधारण कपास में गिनिंग % 33% होता है। और कपास के बीज में 15 से 25% तक तेल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि डेपोक विधि से उगाई गई धान की पौधों की रोपाई के लिए हो जाती है। तो आपका जो 12 डेज होता है, यानी 12 दिनों में क्या होता है, रोपाई के लिए वो अग्रसर हो जाती है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। जो डिटेल इसका दिया गया है आपका, जो धान की नर्सरी होती है, तो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए
फिलीपींस की विधि प्रयोग की गई। जो डेपोक विधि होती है वो कहाँ से लाई गई, आपका फिलीपींस से लाई गई है, याद रखिएगा। इस विधि में बीज बोने के 12 से 14 दिन बाद क्या होता है, आपका रोपाई के लिए हो जाता है, ठीक है, तैयार हो जाता है। इस विधि में 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के हॉट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, ठीक है। इस विधि में तैयार किया गया नर्सरी को IM 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र धान के खेत के लिए 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के लिए बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका कि द एवरेज ऑफ जूस कंटेंट इन शुगर केन इज़, तो जो धान में औसत मात्रा होती है रस की, गन्ने में धान में औसत रस की औसत मात्रा होती है वो आपका होता है आपका 60 to 70%, यानी 60 से 70% क्या होता है कि आपका रस पाया जाता है, किसमें, गन्ने में। याद रखिए, जो गन्ने में क्या होता है, रस 60 से 70% पाया जाता है। और गन्ने में चीनी परसेंट कितना होता है तो 9 से लेके 11% होता है चीनी। और गुड़ 12 से लेके 13% होता है। राब 18 से 20% होता है। सुक्रोज 12 से 14% होता है। और सीरा 3.5% होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन दिया ग्रीष्मकालीन बीज दर होती है किसकी, मूंग की। जो ग्रीष्मकालीन में मूंग उगाई जाती है उसका बीज दर होता है आपका, बीज दर होता है 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते हैं। जो मूंग की बीज दर ग्रीष्मकालीन यानी जायद में जो बुआई करते हैं तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम होती है। और खरीफ ऋतु के लिए 15 से 20 किलोग्राम होता है बीज दर, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है द एसेंशियलिटी ऑफ आयरन ऑफ प्लांट वाज प्रूव्ड बाय, जो पौधे के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई, किसके द्वारा सिद्ध की गई, वो आपका ग्रिस के माध्यम से क्या किया गया था, बताया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में डिटेल को देखते हैं। डिटेल जो दिया गया आपका, जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के डी शोसर ने 1804 में क्या किया था, पौधों के लिए खोजा था कि पौधों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन को रदरफोर्ड ने 1872 में खोजा था। और एफी यानी फेरस को ग्रीस ने 1844 में खोजा था। और कार्बन तथा हाइड्रोजन को सच ने 1882 में सच करके दिखाया, यानी CH का मतलब याद रखिएगा सच है। तो यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन को किसने खोजा था, सच ने 1882 में। और मैग्नीज का जी बेटरैंड ने 1897 में खोजा था। और पोटास का पोस्ट टर्नेक ने 1903 में खोजा था। और Cl का TC ब्रोयर ने 1954 में खोजा था, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के लिए अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो आपका सिब पोलिनेशन के लिए यानी सहोदर सिब परागण के लिए क्या किया जाता है, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के लिए अनुरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जो मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम इनब्रीड लाइन के लिए अनुसरण मेंटेन के लिए सहोदर परागण सिब पोलिनेशन क्रिया का प्रयोग करते हैं। इस विधि में पूर्व में 2 चयनित पौधों के लिए संकरण से प्राप्त बीज द्वारा उगाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका दिया है सिलेक्शन ऑफ एक्ट ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन नेचर, वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नताओं होने पर प्रभावकारी होता है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल, याद रखिएगा। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। किसी शुद्ध वंशक्रम में वातावरणीय विभिन्नता का होने से सिलेक्शन प्रभावित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि द फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वैरायटी रिलीज इन इंडिया इन 1970 वाज्ड, तो किसने कौन सी ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो कपास की है जो 1970 में रिलीज की गई थी, तो आपका जो हो जाएगा H4 क्या है वैरायटी, ये रिलीज की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगर इसमें डिटेल देखते हैं। विश्व का प्रथम संकर कपास H4 इंट्रा हिस्टम डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। इन्हें ही फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। H4 संकर जनक G67 इंटू अमेरिकन नेक्टोरलेस का संकरण कराया गया था, तब ये H4 संकर प्रजाति प्राप्त हुई थी। और 1972 में वारा लक्ष्मी हिस्टम तथा बारबेंडस किस्म का संकरण कराया गया था।
1974 में सुविन किस्म का संकरण सुविन किस्म निकाली गई थी, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एल.जे. स्टैंडलर 1928 ने एक्स किरणों के रेडियम से निम्न विकिरण करने में उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की। तो किसने खोज की थी? आपका बार्ले मतलब गेहूं में खोज की गई थी 1928 में। एल.जे. स्टैंडलर ने 1900 में एक्स किरणों एवं रेडियो के माध्यम से, याद रखिएगा। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल आपका दिया गया है आपका 1929 में स्टैंडलर ने एक्स किरणों द्वारा जौ में उत्परिवर्तित प्रेरणा म्यूटेशन इंडक्शन किया गया। म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डुब्रीज ने 1900 में प्रयोग किया। मूलर ने 1927 में एक्स किरणों द्वारा ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन पैदा किया, याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है आपका कि प्याज की प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी होती है जो प्याज में प्रयोग करते हैं, तो वो आपका 300 मीटर होता है, याद रखिएगा। जो अलग अलग फसलों के लिए दिया गया है वो आपका प्याज में क्या होता है कि आधारी बीज के लिए क्या होता है कि प्याज में आधारी बीज के लिए प्याज में प्रयोग करते हैं 1000 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 500 मीटर। गाजर में 1000 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 800 मीटर। और गेहूँ, धान, जौ, जई, चना, मटर, सोयाबीन और मूंगफली में 3 मीटर प्रयोग करते हैं आधारी बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर का प्रयोग करते हैं। और कपास में आपका 50 मीटर का प्रयोग करते हैं और प्रमाणित बीज के लिए 30 मीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि किसी इनब्रीड लाइन का प्रयोग मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉप क्रॉस के लिए। तो टॉप क्रॉस क्या होता है? तो टॉप क्रॉस का प्रमुख उद्देश्य इनब्रीड का संकरण ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से संकरण करके विकसित की गई इनब्रीड लाइन की जनरल कमांडिंग एबिलिटी का परीक्षण करते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक ही देखा करें, तो कुछ ना कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।